जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर नरेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, न्यूरो फिजिशियन हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी, आपसे जानूंगी कई अहम मुद्दों पर, कई अहम बातें मुझे जाननी है। लेकिन सबसे पहले आगरा में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, क्या देखते हैं आप, कैसी लगती है आपको? आगरा में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे जी। बहुत अच्छी है व्यवस्था हेल्थ की। ठीक, जिस तरीके से आगरा में आसपास के इलाके के लोग भी आते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होती है। हालांकि एसएन कॉलेज के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आसपास के इलाकों से भी लोग यहाँ पर आते हैं तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या इससे कोई प्रेशर बिल्ड होता है, इससे कोई दबाव पड़ता है, इससे काम में कोई कमी हो जाती है, ऐसा कुछ? देखो, आगरा में तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और आगरा में क्योंकि डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा दबाव जैसा ऐसा कोई बात नहीं है। दबाव शायद सरकारी वहाँ पे एसएन मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे दबाव होता होगा, और हम लोग या प्राइवेट हॉस्पिटल या कंसल्टेंट, हम लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। हमारे पास तो जो पेशेंट आते हैं उनको देखते हैं। किस किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं आपके पास? देखो, न्यूरोलॉजी में जो सर दर्द का है, कमर दर्द का है, गर्दन दर्द है, चक्कर है, और मिर्गी के फिट्स एपिलेप्सी के पेशेंट आते हैं, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, और कोई पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, बेहोश की कंडीशन में लाए जाते हैं। तो इस टाइप के आपके पास पेशेंट्स आते हैं। स्पाइनल इंजरी की मैं बात करना चाह रही थी। स्पाइनल इंजरी क्या पूरी तरह से रिकवर हो सकता है, पूरी तरह से उसकी रिकवरी हो सकती है? स्पाइनल इंजरी का देखो कैटेगरी होती है, तो माइल्ड इंजरी होती है, वो तो दवाइयों से ही और रेस्ट करने से ठीक हो जाती है। अगर सीवियर इंजरी है तो वो ठीक होने में बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी नहीं भी ठीक होती है। जी, एक बार मैं फिर से चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि आप न्यूरो फिजिशियन हैं, तो क्या क्या समस्याएं लोगों को इसमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार जानकारी का अभाव लोगों में होता है, तो उसके बारे में अगर उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो ग्रेट। न्यूरो से रिलेटेड जो दिक्कतें लोगों को, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड आजकल देखो बहुत समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, सोने का, जगने का, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये सब बदल गया है। इसकी वजह से सबसे पहले तो स्ट्रेस, नींद की समस्या हो जाती है, उससे सर में दर्द हो सकता है। गलत पोस्चर में बैठने से, गलत पोस्चर में काम करने से जो गर्दन में दर्द, कमर में दर्द हो सकता है, और गर्दन में दर्द, गर्दन में नस दब जाती है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, उसमें चक्कर आना, गर्दन में दर्द हो सकता है, सर का भारीपन भी हो जाता है। और कमर का दर्द है, ये भी आजकल कुछ लोग जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, या आगे झुक के कोई लगातार काम करते हैं, जो बैठने का तरीका ठीक नहीं होता है, तो उनके कमर में दर्द हो जाता है। इसकी वजह ये है कि जो कमर में से स्पाइनल कॉर्ड में नसें निकलती हैं, पैरों की तरफ जाती हैं, कमर में उनका दबाव हो जाता है, इस वजह से कमर दर्द या पैरों में सुन्नपन वगैरह होते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि हाथ पैरों में सुन्नपन होता है किसी किसी के, तो हाथ पैरों में सुन्नपन होने की 3-4 मेन वजह है। विटामिन B12 का कमी होना, थायराइड होना, किसी किसी के डायबिटीज होता है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, उसमें भी हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट वगैरह होती है। और अब बात करते हैं सर दर्द की, तो सर दर्द कई तरह का होता है। कुछ तो सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी के साथ होता है, उसको न्यूरोलॉजी का विषय नहीं है। वो ऐसा सर दर्द जो बहुत टाइम से हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक नहीं हो रहा हो, या फिर एक्यूट हेडेक, एक्यूट ऑनसेट हेडेक होता है जो 1-2 महीने से ही हुआ हो, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हों उसके साथ साथ,
जैसे दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है और डेली जो दिनचर्या है उसमें डिस्टर्ब कर रहा है, सोने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये न्यूरोलॉजी का सब्जेक्ट है और ये ऐसा सर दर्द खराब माना जाता है। इसके लिए हम MRI करवाते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है किसी किसी केस में, तो उसके हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट चलता है। और सर दर्द है, अब मिर्गी के दौरे हैं, इनको एपिलेप्टिक फिट्स कहते हैं, उसके पेशेंट भी खूब हैं हमारे इलाके में। तो मिर्गी के दौरे की जो 2 कैटेगरी होती हैं, जिनमें हमें कुछ वजह पता चलती है, कोज होता है, और 2/3 केसेस में वजह नहीं पता चलती, तो उनका तो 3-4 साल ट्रीटमेंट चलता है और वो ठीक हो जाते हैं अगर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लेते हैं तो। बाकी का जो मिर्गी की वजह होती है वो दिमाग में कीड़े की गांठ है, इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन कोज है ये, दिमाग में कीड़े की गांठ होती है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं इसको। तो इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से हो जाता है, या फिर दिमाग में दूसरा कोई इन्फेक्शन हो, TB हो, मेनिंजाइटिस हो, उससे भी दौरे आ सकते हैं। तो दौरे की वजह का पता लगा के उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रही थी कि क्योंकि कोविड के ये 2-2.5 साल ऐसे ही बीत गए, जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस दी, क्योंकि मैंने ऐसे 1-2 केसेस देखे भी अपने सामने कि जिनको कमर की दिक्कत हो गई, उनकी जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी बढ़ गई, बैठे बैठे वो क्लासेस लिया करते थे, तो क्या एक वो वजह थी? देखो सही पोस्चर में नहीं बैठना स्लिप डिस्क या कमर दर्द का वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है। ठीक है, जब से आपने डॉक्टरी की शुरुआत की थी तब से लेके अब तक क्या बदलाव आपको नज़र आया है लोगों की दिक्कतों में भी, और अब क्योंकि डेवलप हो रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? हमारे न्यूरोलॉजी के फील्ड में देखा जाए तो जो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है लोगों का, समाज का, उसके हिसाब से जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं, वही जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, कमर में दर्द, सर में दर्द, गर्दन में दर्द, नींद सही नहीं आना, स्ट्रेस, टेंशन, इससे ये हमारी न्यूरोलॉजी बीमारी आजकल ज़्यादा आने लग गई है। इसकी वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, BP बढ़ जाता है, डायबिटीज, थायराइड, ये हो जाते हैं, और इन लोगों की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी पैदा हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ थी, हमारी प्रदेश सरकार जो है वो नीतियाँ तो लाती है, योजनाएं लाती है, परियोजनाएं लाती है हर सेक्टर के लिए। हेल्थ सेक्टर की जब हम बात करते हैं, आपको लगता है ऐसा कि और नई नीतियों की ज़रूरत है जिसकी वजह से प्रदेश और विकास कर सके और थोड़ा हेल्प मिल सके और मेडिकल साइंस को भी? देखिए सरकार का तो बहुत अच्छे प्रयास हैं, सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी बनाया है, तो आयुष्मान कार्ड से गरीब लोगों को इलाज की आसानी होती है, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। और मेडिकल कॉलेज आजकल डिस्ट्रिक्ट में, एटा में, इटावा में, सब जगह मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं, तो इससे तो चिकित्सा सुविधा है जो आम जन के लिए सुलभ हो रही है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब लोगों को पता ही नहीं रहता कि हमारे ये प्रॉब्लम है। हम हमारे कैंप लगाते हैं, गांव में कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पे लोगों को बताते हैं, उनको यही नहीं पता कि ये बीमारी भी है, बीमारी है तो किस चीज़ का, कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो एजुकेशन का थोड़ा सा अभाव है। एजुकेशन की आपने बात की, एजुकेशन पे एक और सवाल मेरा था। मध्य प्रदेश में हुआ पहले ऐसा, फिर उत्तराखंड में हुआ कि जो मेडिकल की पढ़ाई है उसको हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसमें करवाया जाए, आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है उसको तो हिंदी में पढ़ाएं या कोई सी लैंग्वेज में पढ़ाएं, वो वही रहती है जी। फर्क इतना पड़ता है कि जो सेंटेंस बनता है उसको हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। पर जैसे हिंदी में किसी ने MBBS किया तो उसको MD करने में प्रॉब्लम आएगी, फिर MD में उसको इंग्लिश का पढ़ना पड़ेगा, या फिर कोई टेस्ट देना है, किसी को फॉरेन देना है, तो
इंग्लिश तो देखो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम्म, उसका अपना अलग इम्पोर्टेंस है। जी तो मेरे हिसाब से तो हिंदी में कराएं नहीं कराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए, हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, हमने एमबीबीएस किया, हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचे। तो स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता है, पर जो मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता है, तो इंटेलिजेंट लोग ही जाते हैं, तो उसको 1-2 महीने में हैंडल कर लेते हैं। तो ठीक है, वो उनका सोचना है। अब हमारे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है इंग्लिश मीडियम में क्या आपको करने लगता है में। कि इससे थोड़ा फायदा ये हो जाता है क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा लोग हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो उनको समझाने में, अपना मैसेज कन्वे करने में, उनको इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा इजी हो जाता है, उनके समझने में भी। हाँ, ये फ़ायदा तो है, हम्म, उनको समझाने में, इन्फॉर्मेशन देने में इसका फ़ायदा तो होता है, ये तो सही है। हम्म। आप दर्शकों से कुछ बताना चाहेंगे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि उनको किन किन चीज़ों का आज के वक्त पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए पोल्यूशन तो है ही इतना ज़्यादा। देखिए आजकल जो सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें हाइपरटेंशन के मरीजों को बहुत ध्यान रखना है। और आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज़्यादा हैं, तो सर्दियों में स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक मीन्स कोई जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन का बंद हो जाती है। ये सर्दियों में एकदम से केस बढ़ते हैं, तो इनका खास तौर पर ध्यान रखना है। किसी का बीपी की दवाई चल रही है तो उसको कभी मिस नहीं करना है। जी बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको ठंड में नहीं जाना है, उनको बाहर मतलब गर्म एरिया में ही अपना रहना है। हम्म, और ज़्यादा ठंड लगने से दोहरे की समस्या भी आ जाती है, जी और इन्फेक्शंस तो बढ़ते ही हैं, जी कोल्ड कफ वगैरह बढ़ते हैं, मम्स मीजल्स होते हैं, इनके न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो इस मौसम के हिसाब से ये 2-3 बातें याद रखने की हैं। ठीक है। एक चीज़ और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि जो चिकित्सक ढांचा है यहाँ केरला का, जो मेडिकल स्टेटस है, हम खबरें पढ़ते हैं रोज़ कि ऑपरेशन हुआ, किसी का इन्फेक्शन हो गया, कभी पता चलता है कोई बच्चा गायब हो गया। एसएन मेडिकल कॉलेज जिसका मैं जिक्र कर ही रही थी, वो कई बारी चर्चाओं का विषय बना रहता है। इस पर क्या कहना है आपका? ये देखो ऐसे मामले हैं, अब इनको रोकने के लिए हम गार्ड लगा दें तो भी हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ा फैसिलिटीज़ की कमी है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट एडमिट रहते हैं, तो उनको ध्यान रखने के लिए उनको खुद ही ध्यान रखना चाहिए। उनको ध्यान रखने के लिए सरकार तो नहीं लगाएगी ना, स्टाफ होता है उनका ध्यान रखने के लिए, तो स्टाफ- क्या स्टाफ की कमी है? अरे स्टाफ का काम होता है मेडिकेशन देना, इंजेक्शन लगाना, ये काम होता है। अगर वो अपने काम में बिजी हैं, दूसरी तरफ इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, और दूसरी साइड में बाढ़ के दूसरी साइड में कोई प्रॉब्लम होती है ऐसी, तो उसमें स्टाफ का कोई कमी नहीं है। पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको अटेंड करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत तो होती है। तो क्या मैं वही जानना चाह रही थी कि स्टाफ की कमी है, क्योंकि जैसे हम दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए एट अ टाइम प्रेजेंट होता है स्टाफ, अगर ज़रूरत पड़ जाए। इसके लिए वार्ड में 1-2 पर्सन रखे जा सकते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या ला रहा है, कौन ले जा रहा है। ठीक, बाकी जब तक ये नहीं होता है तो खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। जब तक कोई और कुछ ना करे तब तक खुद ही करो जो बस के हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस मंच को हमारे साथ साझा करने के लिए।